हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक सीयूईटी पीजी एस्पिरेंट के लिए जो फॉरेंसिक साइंस, मतलब इसे शॉर्ट में हम एफएस भी कहते हैं। अगर आप फॉरेंसिक साइंस का पेपर देने वाले हैं सीयूईटी पीजी में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके सीयूईटी पीजी के लिए। ऐसा नहीं सोचना है कि हमने देख लिया, शेयर नहीं करना है, क्योंकि आप शेयर करोगे तो आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ आपके फेवरेट कॉलेज में जा सकेंगे। ओके, सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू कवर राइट बिफोर योर सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन। ऑफ कोर्स आपकी एग्जामिनेशन आ चुकी है, 13 जून को पेपर है फोरेंसिक साइंस का, और जो दूसरा पेपर है वो है 15 जून को। तो कोई पेपर 1 पेपर 2 नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों का पेपर 13 जून को होगा, कुछ बच्चों का पेपर 15 जून को होगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि 13 जून को आपको पेपर देना है या 15 जून को आपको पेपर देना है? ये आपके एडमिट कार्ड में पता लगेगा। तो सारे फोरेंसिक साइंस के बच्चों को भी चेक करना है कि कहीं उनका एडमिट कार्ड आ तो नहीं गया, क्योंकि 13 जून को जितने भी बच्चों का एग्जाम हो रहा है सभी के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, आपको चेक कर लेना है। अब ये तो बात हो गई एडमिट कार्ड की। आपको टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं और उन टॉपिक्स में भी क्या आपको बहुत स्पेसिफिकली रिवाइज करना है, क्योंकि अब नए टॉपिक्स पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको करना है रिविजन, रिविजन के साथ साथ आपको करना है एमसीक्यू की प्रैक्टिस। क्या करनी है? एमसीक्यू सॉल्व करने, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है आपको। सबसे पहला टॉपिक आपको रिवाइज करना है फॉर इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस। इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस में आपको क्या देखना है? आपको देखना है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या कि कौन कौन से फादर है, कि फादर ऑफ बैलिस्टिक्स कौन है, फोरेंसिक साइंस के फादर कौन है, कैसे फोरेंसिक साइंस डेवलप हुआ, मतलब फोरेंसिक साइंस के पीछे जो मोटिवेशन थी। जैसे कि हम कहते हैं कि जो शर्लक होम्स था, उसका उस बुक का ऑथर या जो उसे क्रिएट किया था, वो क्रिएट किया था सर ऑथर कैनन डायल ने। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने एक कैरेक्टर क्रिएट किया जिसे हम कहते हैं शर्लक होम्स। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। आप सभी ने मूवी देखी होगी, आई एम श्योर। उसमें क्या कहते हैं हम कि शर्लक होम्स बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है सारी चीज़ों को, हर एक चीज़ को सॉल्व कर लेता है, बहुत शार्प है। तो ये जो एक इमेजिनरी या फिर एक बोल सकते हो एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाया था सर ऑथर कैनन डायल ने, तो उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आते गए जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया फोरेंसिक साइंस में, तो वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया में भी तो डेवलप हुआ, इंडिया में भी डेवलप हुआ ना फोरेंसिक साइंस। तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट फोरेंसिक लैब कहाँ ओपन हुई थी। फर्स्ट CFSL मतलब सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ ओपन हुई थी? तो फर्स्ट कहाँ हुई थी, कौन से प्लेस पे हुई थी? मतलब सबसे पहली फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कैलकाटा में ही डेवलप की गई थी। मतलब फर्स्ट फोरेंसिक लैब, जो स्टेट फोरेंसिक लैब है, पहली फोरेंसिक लैब मान लो, वो भी कलकत्ता में ही हुई थी ओपन। और फर्स्ट सेंट्रल फोरेंसिक लैब भी कोलकाता में ओपन हुई थी। एंड जितनी भी इंडिया में फोरेंसिक लैब है उनकी ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, की कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुए, कितने हैं, ये आपको रिवाइज करना है। कौन कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुए ये आपको रिवाइज करना है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन में और क्या चीज़ आ जाती है? लॉज ऑफ फोरेंसिक साइंस, कि फोरेंसिक साइंस के कौन कौन से लॉ है। लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, लॉ ऑफ एक्सचेंज, ये सारे के सारे प्रिंसिपल या लॉज, एक ही बात है, प्रिंसिपल्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। ये आपको पढ़ना है, क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि फोरेंसिक साइंस हर एक साइंस की प्रिंसिपल को यूज कर सकती है। मतलब बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स को भी यूज कर सकती है, फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को भी यूज कर सकती है, बट फोरेंसिक साइंस के कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं जो फोरेंसिक साइंस ने ही डेवलप किए हैं। इसी वजह से हम फोरेंसिक साइंस को क्या कहते हैं? अप्लाइड साइंस कहते हैं। अप्लाइड क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही हमने समझी ना, और बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप करी। अब उन्हीं टेक्निक्स को हम क्या कर रहे थे? अप्लाई कर रहे थे क्राइम सॉल्व करने के लिए। तो फोरेंसिक साइंस क्या है? एक अप्लाइड साइंस है। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों अप्लाइड साइंस है ये पता होना चाहिए। और उसके कुछ इंपॉर्टेंट लॉ भी है जो मैंने बताया, इंडिविजुअलिटी, एक्सचेंज, प्रोबेबिलिटी। ये टोटल 7 इंपॉर्टेंट लॉज है, आपको ये रिवाइज कर लेना है। इसके अलावा और क्या इंट्रोडक्शन ऑफ फोरेंसिक साइंस में, कि फोरेंसिक साइंस की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। ब्रांचेस ऑफ एफएस, ब्रांचेस ऑफ फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक बॉटनी भी है, जूलॉजी भी है, फोरेंसिक साइंस में फोरेंसिक सीरोलॉजी भी है, फोरेंसिक बायोलॉजी भी है, टॉक्सिकोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है। ये सारे के सारे ब्रांचेस आपको पता होने चाहिए। अच्छा, और जितनी भी फोरेंसिक साइंस की सेंट्रल लेबोरेटरीज है हमारे इंडिया में, सबका एक स्पेशलाइज एरिया भी है। तो वो भी आपको देख लेना कि कौन सी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कौन से काम के लिए फेमस है। मतलब डीएनए एनालिसिस के लिए फेमस है, बैलिस्टिक्स के लिए फेमस है, केमिस्ट्री टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए फेमस है। जिस भी चीज़ के लिए फेमस है वो आपको चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं मूव करूंगी, थोड़ी चीज़ें और आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ लेनी है।
जैसे कि इम्पोर्टेंट ऑथर्स, इम्पोर्टेंट बुक्स, जैसे कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में क्वेश्चन डॉक्यूमेंट नाम की एक बुक 1910 में रिलीज हुई थी, जो अभी भी हम रेफर करते हैं, वो अल्बर्ट एस ऑसबॉर्न ने लिखी। तो ये छोटी छोटी डिटेल इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस में आपको कंप्लीट कर लेनी है रिवाइज करके। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है एविडेंसेस, या मैंने लिखा फिजिकल एविडेंस। तो बेसिकली आपको बताना है कि बायोलॉजिकल एविडेंस भी है, तो बायोलॉजिकल एविडेंस भी पढ़ लो, फिजिकल एविडेंस भी पढ़ लो, है ना। कौन कौन से टाइप के एविडेंसेस है, बायोलॉजिकल भी, फिजिकल भी, एंड इनको आपको कलेक्ट कैसे करना है, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि किसी ने ऑलरेडी ड्रिंक करी हुई है एल्कोहल, और आप उसका ब्लड सैंपल कैसे लोगे, क्योंकि ब्लड सैंपल जब हम लेते हैं तो आपने देखा होगा, आपने कभी जब ब्लड सैंपल हॉस्पिटल्स में दिया होगा, तो एक कॉटन से रब करते हैं आपकी स्किन को। जब कॉटन से रब करते हैं हम स्किन को, तो वो क्या होती है, अल्कोहल ही होती है, डिसइंफेक्टेंट होती है। तो अगर ब्लड में अल्कोहल हमें चेक करना है और हम अल्कोहल लगा के ही सैंपल ले रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। सो इसके भी अलग मेथड्स हैं, स्पेशल मेथड्स हैं। ब्लड को कैसे प्रिजर्व करोगे, कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करोगे, कौन सा प्रिजर्वेटिव अच्छा है, कौन सा प्रिजर्वेटिव नया है, कौन सा पुराना है, पुराने को अब हम यूज नहीं करते, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट वी हैव पुलिस साइंस। पुलिस साइंस में यही है कि पुलिस करती क्या है, क्या उनके राइट्स होते हैं, किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट होता है क्राइम सीन्स में, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। सो पुलिस साइंस से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, एक से दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लो, या फिर +-5 एक्सपेक्ट कर लो। मतलब 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 से कम क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे सीन ऑफ क्राइम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे कि सीन ऑफ क्राइम कैसे प्रोसेस करना है, कौन कौन से एविडेंस प्रेजेंट हो सकते हैं, सर्च के क्या क्या तरीके हैं, कैसे आप डॉक्यूमेंट करते हो, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डॉक्यूमेंटिंग ऑफ क्राइम सीन, टाइप्स ऑफ क्राइम सीन, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। अब क्राइम सीन मैनेजमेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जो कि क्राइम सीन से रिलेटेड है। मैनेजमेंट में क्या, अलग अलग टाइप का, अलग अलग तरीके की क्राइम सीन को आप कैसे प्रोसेस करोगे। मतलब मास डिजास्टर अगर हो गया, तो जैसे कि अभी ट्रेन ट्रेजेडी हुई, तो इस तरीके के क्राइम सीन को कैसे प्रोसेस करोगे, प्लेन क्रैश को कैसे प्रोसेस करोगे, मास डिजास्टर, मास मर्डर्स के केस में किस तरीके से प्रोसेस करोगे क्राइम सीन को, ये आपको बताना है। कैसे मैनेज करोगे आपको बताना है। रिकंस्ट्रक्शन में रिकंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं, कब करते हैं, क्या क्या स्टेप है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इंडियन पीनल कोड में 1860 ये इनका ईयर है। इंडियन पीनल कोड से इंपॉर्टेंट सेक्शंस आ सकते हैं, जैसे कि मर्डर का सेक्शन आ सकता है, जैसे कि डाउरी डेथ का सेक्शन आ सकता है, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली फोरेंसिक साइंस के फील्ड में स्टडी किए जाने वाले हैं ना, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि फ्रॉड के केस में, फॉर्जरी के केस में, मर्डर के केस में, डकैती, रेप, डाउरी डेथ, इन सभी के केस में, मर्डर नॉट अमाउंटिंग मर्डर नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल डेथ एंड अमाउंटिंग टू डेथ, ये सारी चीज़ें आपको इन सारे सेक्शंस को क्लियर रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे फिंगरप्रिंट से, डॉक्यूमेंट से एंड हैंड राइटिंग से। ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट ज़्यादा है, मतलब सुपरफिशियली आएगा, पॉइंट बेस्ड आएगा, मतलब आपके प्रिंसिपल बेस्ड आएगा। बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आएंगे, स्मार्ट क्वेश्चंस आएंगे, डीप क्वेश्चंस ही आएंगे, आपको स्मार्टली आंसर करना है। फिंगरप्रिंट में फिंगरप्रिंट कैसे डेवलप करते हैं, टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट क्या है, कौन कौन से फिंगरप्रिंट को कैसे प्रोसेस करोगे, प्रोसेसिंग ऑफ फिंगरप्रिंट, एग्जामिनेशन ऑफ फिंगरप्रिंट, डेवलपमेंट ऑफ फिंगरप्रिंट, क्या क्या नई तरीके हैं, क्या क्या पुराने तरीके हैं, कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। डॉक्यूमेंट एनालिसिस में भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस के अंदर डॉक्यूमेंट एनालिसिस होता है, कब एनालिसिस करना पड़ता है, फॉर्जरी क्या होती है, इरेजर क्या होता है, ओवर राइटिंग क्या होती है, ऑब्लिटरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन में पढ़नी, डॉक्यूमेंट में पढ़नी है। हैंड राइटिंग में फैक्टर्स अफेक्टिंग हैंड राइटिंग आपको पढ़ना है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ना है, क्लास कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ना है हैंड राइटिंग का। इसके अलावा हैंड राइटिंग के थ्रू हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं मेल फीमेल हैंड राइटिंग को, कौन कौन सी हैंड राइटिंग कैसे आपको पता लगा सकते हो, क्योंकि एक इंडिविजुअल की हैंड राइटिंग डिफरेंट डिफरेंट एज में, एज कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जेंडर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट वी हैव फोरेंसिक बायोलॉजी, सीरोलॉजी, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे डीएनए से, हेयर फाइबर से। सो डीएनए से हर तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैसे
हम यूज़ करते हैं डीएनए एविडेंस, क्या डीएनए फिंगरप्रिंट है, किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी जाती है, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, किसने डिस्कवर करी थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, रोल क्या है फोरेंसिक साइंस में, ये सारी चीज़ें। हेयर एनालिसिस, हेयर एग्जामिनेशन, क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप हेयर से, ह्यूमन हेयर एनिमल हेयर में डिफरेंस, एनिमल हेयर की एनाटॉमी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सॉरी, ह्यूमन हेयर की एनाटॉमी, फाइबर्स के बारे में आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फाइबर, क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइबर फोरेंसिक्स में, केस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। केमिकल सेपरेशन में आपके ना टॉक्सिकोलॉजी का भी कुछ पार्ट कवर हो जाएगा, केमिस्ट्री फोरेंसिक केमिस्ट्री का भी कुछ पार्ट कवर हो जाएगा, जिसमें बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये सारी चीज़ें आएंगी। इंस्ट्रूमेंट में मतलब आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके, जैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करके आप किस तरीके से केमिकल सेपरेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ओके, देन वी हैव क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, और जितने भी टोटल टाइप्स है ना, उसमें मोबाइल फेस क्या है और स्टेशनरी फेस क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्वेश्चन आएंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्रोसेसेस और कौन कौन से एविडेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कब कब कौन कौन से सैंपल में होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस कब कब यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल एविडेंस, प्रोटीन सेपरेशन, आरएनए सेपरेशन, डीएनए सेपरेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। एंड यही ही सारे क्वेश्चंस आपको घूम फिर के आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप डिफरेंशिएट कर लोगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। घबरा के बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप ऑफ क्वेश्चन या बहुत डीप क्वेश्चन या फिर एनटीए के लेवल, मतलब नीट के लेवल, सॉरी मतलब नेट के लेवल का क्वेश्चन पेपर आपको नहीं सॉल्व करना है। गलती से नीट एनटीए ये सारी चीज़ें गलती से मैंने बोल दी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो आई एम नॉट गोइंग टू एडिट दैट एनीवेज। तो यहाँ से आपको पढ़ाई करनी है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, अभी नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए परेशान नहीं होना है। जो ऑलरेडी सीखा है, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो आपको सॉल्व करने हैं। Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye. कुछ MCQs मैं ज़रूर सॉल्व कराऊंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs होंगे, so don't miss those videos. Okay, bye everyone. Wishing you all the best for your examination. See you guys in the next video.